मैं अपने कॉलेज के बाहर खड़ी रोए जा रही थी। बस एक में ही कॉलेज में रह गई थी, चौकीदार भी था, यहाँ पर कॉलेज की प्रिंसिपल भी थी जो मुझे घूरे जा रही थी। बार बार मैं बाहर देख रही थी कि प्रभात मुझे कब लेने आएगा, अभी तक नहीं आया था और मेरी छुट्टी को 1 घंटा गुजर चुका था। पूरा कॉलेज खाली हो गया था। प्रिंसिपल बार बार अपने हाथ पर बांधी घड़ी पर समय देख रही थी। कहने लगी, कब आएगा कोई तुम्हें लेने, और देखो पूरा कॉलेज खाली हो गया है, मुझे भी अपने घर जाना है, तुम ऐसा करो बस से चली जाओ। यह सुनकर मैंने ना में सिर हिलाया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता कौन सी बस मेरे घर जाती है एल, क्योंकि मैं रोज प्रभात के साथ ही जाती हूँ। मेरी यह बात सुनकर मेरी प्रिंसिपल मुझे हैरत और गुस्से से देख रही थी। कहने लगी, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, फाइनल ईयर में पढ़ती हो और तुम्हें यह तक नहीं पता कि तुम्हारे घर बस कौन सी जाती है। कमाल है भाई। मैंने दोबारा से अपने मोबाइल से प्रभात को नंबर मिलाया था। इस बार भी उसने फोन कट कर दिया था। प्रिंसिपल ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो मैंने ना में सिर हिला दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही प्रभात की बाइक मुझे दूर से आती हुई नजर आई थी। मैंने कहा, आ गया प्रभात, और मुझे तो ऐसा लगा था जैसे मेरे अंदर किसी ने जान डाल दी हो। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए, लेकिन प्रभात भी काफी गुस्से में था। बाइक मेरे पास रोकी तो प्रिंसिपल उसके पास आ गई। कहने लगी, गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। 1 घंटे से ऊपर हो गया है, छुट्टी हुए आपको एहसास भी है कि यह लड़की कब से परेशान है। ना आप फोन उठा रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, ना लेने आ रहे हैं। मैं नौकर नहीं लगी जो इस लड़की की यहाँ चौकीदारी करती रहूंगी। क्या मुझे कोई और काम नहीं है? मेरी प्रिंसिपल तो जैसे गुस्से के मारे फट पड़ी थी। प्रभात ने एक ही नजर मुझ पर डाली थी। कहने लगा, मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में फंस गया था, इसलिए आ नहीं सका था, और सुबह मैंने शालिनी से कह दिया था कि मैं लेट हो जाऊंगा। प्रिंसिपल कहने लगी, अगर इतनी ही मीटिंग जरूरी थी तो इसको रास्ते तो याद दिला दो, कम से कम यह तो बताओ कि कौन सी बस इसके घर के सामने जाकर रुकती है। कमाल है, मैंने ऐसी बेवकूफ लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। प्रभात ने गहरी सांस ली थी। कहने लगा, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मुझे कहने लगा, बैठो। बड़े गुस्से से प्रभात ने यह बात कही थी और फिर जैसे ही मैं बाइक पर बैठी बड़ी तेज रफ्तार से उसने बाइक चलाई थी। मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है, थोड़ी धीरे चलाएं। आगे से मुझसे कहने लगा, शट अप। बड़ा ही गजब ना बोलने का अंदाज था, इसलिए मैं चुप हो गई। उसे कंधों से मजबूती से पकड़ लिया। घर के सामने ही बाइक को जाकर ब्रेक लगी थी। मेरी चाची दरवाजा खोले शायद मेरा ही इंतजार कर रही थी। हम दोनों को देखकर उनके चेहरे की परेशानी खत्म हुई थी। कहने लगी, प्रभात इतनी देर कर दी तुमने। मैं तो फौरन बाइक से उतरकर चाची के साथ लग गई और रोने लगी। प्रभात भी अंदर आ चुका था। चाची कहने लगी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा, चाची देखे ना, यह प्रभात मुझे इतना लेट लेने आया था, ऊपर से प्रिंसिपल भी मुझे बातें सुना रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। वह कहने लगा, इस ड्रामेबाज लड़की को बोले कि अपने आंसू साफ करे, नहीं तो थप्पड़ खींच कर लगाऊंगा इसके मुंह पर। यह सुनना था कि चाची ने उसके कंधे पर एक मुक्का रखा था। कहने लगी, शर्म नहीं आती बच्ची को कोई इस तरह डांटता है? कहने लगा, इतनी बड़ी हो गई है और इसे यह तक नहीं पता कि उसके कॉलेज से कौन सी बस हमारे घर तक आती है। क्यों इसे हाथ का छाला बना रखा है आपने? मैं बिल्कुल अपनी चाची की आगोश में छुपी बैठी थी। वह कहने लगी, छोटी है अभी, और तुम किस लिए हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। कहने लगा, हाँ हाँ, सब कुछ मेरी ही जिम्मेदारी है, और क्या इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं? आपने इसे बिगाड़ रखा है मासी, इतनी बेवकूफ है। मुझे जरा सी देर क्या हो गई तो रो रही थी। इसको इतनी भी शर्म नहीं आती कि 14वीं क्लास में पढ़ती है। भला इसकी उम्र की लड़कियां रोती हैं। मेरी चाची कहने लगी, चल छोड़ अब, और खबरदार जो मेरी बच्ची को कुछ कहा। वह कहने लगा, पानी पिलाए मुझे, अभी ऑफिस जाकर भी मुझे सब कुछ देखना है। और मासी, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी अब और नहीं उठाऊंगा। इसे एक बार बस रास्ते बता दूंगा, कल से यह खुद ही जाए खुद ही आए। मेरी जान इस झंझट से छूटे। परेशान कर रखा है इसने मुझे। वहाँ मेरा बॉस मुझे चैन नहीं लेने देता, और यहाँ यह मैडम को छोड़ने और लेकर आने की जिम्मेदारी भी आपने मुझ पर डाल रखी है। मेरी चाची ने उसका कान पकड़कर खींचा था। यह देखकर मुझे बड़ा सुकून सा महसूस हुआ था। कहने लगी, खबरदार जो तूने दोबारा यह बात कही तो तुम ही इसे छोड़ने जाओगे और तुम ही लेने जाओगे। भाड़ में जाए तुम्हारा ऑफिस और ऑफिस का काम।
उसने अपना कान छुड़ाया और कहने लगा, और चढ़ा ले इसे सर पर, देखना एक दिन आप बहुत पछताएंगी, मासी कह रहा हूँ मैं आपसे। यह कहकर फौरन गुस्से से खड़ा हो गया। चाची कहने लगी, रुको तो सही, पानी तो पीते जाओ। कहने लगा, रहने दे इसे ही पिलाए जो आपकी ज्यादा ही सगी है। यह कहकर वह दोबारा से घर से बाहर निकल गया था। मेरी चाची मुझे चूमने लगी और अपने साथ लगाने लगी। कहने लगी, उसको तो रात को आने दो, बहुत डांटूंगी। कल से तुम्हें जल्दी लेने आएगा। मेरी बच्ची 1 घंटे से भूखी प्यासी वहाँ खड़ी रही। चलो आओ कपड़े बदल लो, मैं अभी तुम्हें खाना गर्म करके देती हूँ। मैंने भी खाना नहीं खाया है, तुम्हारे ही इंतजार में बैठी हुई थी। मुझे यह नहीं याद कि माँ कैसी होती है। मैंने तो अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं था। मेरी पैदाइश पर ही मेरी माँ का देहांत हो गया था और मेरे बाप को मुझसे इतनी नफरत थी कि मुझसे कहते थे कि इस डायन ने आते ही मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। मेरे पापा मेरी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मेरी पैदाइश पर कुछ ऐसा केस बिगड़ गया कि मेरी माँ बच ना सकी। मेरी चाची ने ही मुझे संभाला था, अपनी गोद में लिया था। ममता की आगोश मैंने चाची की गोद से ही पाई थी। कुछ साल बाद ही मेरे पापा विदेश चले गए थे और वहीं उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। ना तो दोबारा कभी हिंदुस्तान आए, ना ही कभी मेरी खैरियत पूछी। मैं उनके लिए ऐसी थी जैसे मेरा इस दुनिया में वजूद ही ना हो। हाँ, कभी कभी चाची से बात कर लिया करते थे। पैसों का पूछ लेते। चाची को मेरे पापा पर बड़ा गुस्सा था। कहती थी, राकेश भाई आप क्या समझते हो, क्या मेरी बच्ची मुझ पर बोझ है, आपकी 2 रोटियों की मोहताज है। जब आपने बाप की मोहब्बत ही उसे न दी तो उसकी खैरियत भी मत पूछा करो। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके पैसों की। शालिनी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बेटी है, इसके लिए मुझे तुमसे पैसे लेने की जरूरत नहीं है। मेरी चाची ने ही मुझे सगी बेटियों से ज्यादा प्यार दिया था और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि चाची की अपनी कोई औलाद नहीं थी। जब मैं चाची की गोद में आई उस समय चाची की शादी को 7 साल का समय हो चुका था। मेरी माँ और चाची में सगी बहनों की तरह मोहब्बत थी। दोनों ही औलाद की खुशी को तरसी हुई थी। ना चाची की कोई औलाद हो रही थी और ना ही मेरी माँ को। मेरी माँ की शादी को भी 10 साल का समय हो चुका था और भगवान ने उन्हें औलाद की खुशी नहीं दी थी। और जब 10 साल के बाद उन्हें यह खुशी मिली तो वह जिंदगी की बाजी ही हार गई थी। चाची भी बे औलाद थी, इसलिए उन्होंने मुझे बड़ी खुशी से गले लगा लिया था और बिल्कुल सगी बेटी की तरह पाला था। प्रभात उनकी सगी बहन का बेटा था, लेकिन वह उससे भी ज्यादा मुझे चाहती थी और शायद यही वजह थी कि प्रभात मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ता था। मुझे 5 साल बड़ा था। मैं साल भर की ही हो पाई थी कि चाची की बहन और जीजा प्रभात को इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर चल बसे थे। उनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ था और दोनों की ही मौके पर मौत हो गई थी। भगवान का चमत्कार कहें कि प्रभात भी उनके साथ था, लेकिन वह बच गया था। 6 साल की उम्र में प्रभात भी चाची की गोद में आ गया था। भगवान ने उनकी कोख से तो उन्हें कोई बच्चा नहीं दिया था, लेकिन मासूम अनाथ बच्चों को पालने का पुण्य चाची ने जरूर कमाया था। बचपन से ही चाची मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करती थी और चाचा भी मेरी ही साइड लेते थे। प्यार तो प्रभात से भी करते थे, लेकिन मैं दोनों की कुछ ज्यादा ही लाडली थी और इसीलिए प्रभात मुझे बचपन से ही चिढ़ता था। लेकिन फिर चाचा की असमय मृत्यु ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। तब से प्रभात भी थोड़ा थोड़ा बदल गया था। चाची और मैं हर वक्त रोते रहते थे। पहली बार उसने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली दी थी। कहने लगा, सब्र से काम लो, अगर मैं और तुम रोने लगे तो फिर मासी को कौन संभालेगा। धीरे धीरे चाची भी ठीक हो गई थी। मैं अपनी बातों से चाची को बहलाए रखती थी। अब उनका सारा ध्यान मेरे ऊपर था। उन्होंने मुझे बेतहाशा मोहब्बत दी थी। 14 क्लासें मैंने कॉलेज से पास की थी तो प्रभात ने मुझे कहा था कि अब तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए। लेकिन मैं शुरू से ही कुछ निकम्मी टाइप की लड़की थी। मुझे पढ़ाई का कुछ ज्यादा शौक नहीं था। अगर मैंने 14 क्लासें पढ़ ली थी तो सिर्फ प्रभात के डर से। कभी मुझे किसी सब्जेक्ट में मुश्किल होती तो वह खुद ही मुझे समझा देता था, लेकिन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा मुझे आगे नहीं पढ़ना तो उसने मुझे घूर कर देखा था। कहने लगा, क्यों नहीं पढ़ना आगे। मैंने चाची की तरफ विनती भरी नजरों से देखा था। वह कहने लगी, प्रभात वह नहीं पढ़ना चाहती तो क्यों बच्ची के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। प्रभात कहने लगा, मासी क्या हो गया है आपको, शालिनी तो वैसे ही बेवकूफ है।
ऊपर से आप भी उसकी बेवकूफी पर उसका साथ दे रही है। चाची ने कहा बस बस रहने दो तुम, मेरी बच्ची नहीं पढ़ना चाहती है तो क्यों उसके सर पर किताबों का बोझ डालना चाहते हो। चिढ़ते हुए प्रभात कमरे से बाहर निकल गया था। जाते जाते कहने लगा आप इसका फ्यूचर खराब कर रही है। लेकिन ना तो मुझे इस बात की परवाह थी और ना ही मेरी चाची को। मैंने घर की सारी जिम्मेदारी खुशी खुशी संभाल ली थी। लेकिन एक दिन चाची के सीने में बहुत तेज दर्द उठा था। प्रभात उन्हें अस्पताल ले गया। मैं साथ नहीं थी, बस रोए जा रही थी। हॉस्पिटल जाने से पहले चाची ने मुझे तसल्ली दी थी कि क्यों रो रही हो, बस जरा सा दर्द ही तो है, कुछ ही देर में दवाई खाकर ठीक हो जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी। फिर रात के 3 बजे तक मैं चाची के वापस आने का इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आई। सुबह सुबह मुझे एम्बुलेंस की आवाज अपने गेट के बाहर सुनाई दी थी। मैं फौरन से बाहर आई। मैंने दरवाजा खोला तो प्रभात रोए जा रहा था। अपनी बाइक से नीचे उतरा और जब एम्बुलेंस का दरवाजा खुला और स्ट्रेचर पर लेटी मेरी चाची का मुर्दा शरीर देखा तो मैं तो जैसे पागल सी हो गई थी। मैं भागकर चाची के पास आ गई, उन्हें हिलाने झूलाने लगी। मैंने कहा चाची उठ जाए ना, आप क्यों नहीं उठ रही? आपने तो कहा था आप ठीक होकर आ जाओगे। प्रभात रोते हुए मेरे पास आया था। चाची का बाजू मेरे हाथ से छुड़ाया, कहने लगा मासी जा चुकी है, हमें छोड़कर दूर चली गई है। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं आप, चाची ने मुझसे कहा था कि वह ठीक होकर आ जाएंगी। मैं चीखे जा रही थी। मोहल्ले की बहुत सी औरतें मेरे पास आ गई थी, मुझे तसल्ली देने लगी, लेकिन मुझ पर तो जैसे एक दीवानगी सी छाई हुई थी। मैं रोए जा रही थी। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। ना मैंने ठीक से खाना खाया था, ना ही मैं ठीक से सो पाई थी। छठे दिन प्रभात मेरे कमरे में आया था। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। वह मेरे पास बैठ गया, कहने लगा मासी ने वापस नहीं आना है। अगर ऐसा होता तो कब की आ चुकी होती। कुछ हकीकतें बहुत अटल और कड़वी होती है शालिनी, लेकिन फिर भी हमें वह सहनी पड़ती है। तुम्हारे आंसू इस बात का हल नहीं है। हम सब बेबस हैं, हम जाने वाले को रोक नहीं सकते। यह कहकर उसने पहला निवाला मेरे मुंह के करीब किया था। पहली बार मुझसे बड़ी नरमी और प्यार से बात की थी। मैंने खाना खा लिया। फिर कहने लगा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने कहा जी कहिए। कहने लगा जब चाची थी तब बात और थी, लेकिन अब बात कुछ और है। मैंने एक ठंडी गहरी सांस भरी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी में एक ऐसा समय भी आएगा। जाहिर है मेरा और उसका रिश्ता कोई ऐसा नहीं था कि हम दोनों अकेले एक ही छत के नीचे रहते। मुझे लगा शायद वह मुझे अपनाने की बात करेगा। हालांकि मैंने कभी भी उसके बारे में ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैंने सोचा था कि अगर वह मुझसे शादी करने की बात करेगा तो मैं उससे कर लूंगी, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं था। लेकिन जो बात उसने मुझसे कही मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो कहने लगा कि मैंने बाहर जॉब के लिए अप्लाई किया था और कुछ दिन पहले ही वहाँ से कॉल आ चुकी है थी। मासी ने तो मुझे जाने की अनुमति भी दे दी थी, लेकिन पता नहीं था कि वह इस दुनिया से इतनी जल्दी चली जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हॉस्टल भिजवा दूँ, तुम वही हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करना। मैंने कुछ साल विदेश में रहकर ही काम करना है। यह सुनकर तो मेरे आंसू फिर से बहने लगे थे। वह कहने लगा परेशान मत हो, मैं बीच में 2-4 महीने में एक चक्कर हिंदुस्तान का लगाता रहूंगा, तुमसे मिलने आऊंगा, लेकिन मुझे भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। मैंने कहा मैं हॉस्टल में रहना नहीं चाहती। कहने लगा तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी, मैं सब कुछ देखभाल कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे फिर भी हॉस्टल में नहीं रहना और आपको भी कोई जरूरत नहीं है दूसरे देश जाने की। कहने लगा मेरे लिए बहुत अच्छा चांस है, मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैंने प्रभात मुझसे शादी कर लो। बहुत मुश्किल होता है एक लड़की के लिए खुद से यह बात कहना, हालांकि यह बात उसे खुद ही मुझे कहनी चाहिए थी। मुझे सहारा देना चाहिए था, लेकिन उसे तो बस अपने करियर की फिक्र थी। मेरी बात सुनकर वह मुझे हैरत से देखता रहा। फिर कहने लगा दिमाग ठीक है तुम्हारा। मैंने कहा कि हम एक छत के नीचे बिना किसी रिश्ते के नहीं रह सकते। मैं जानती हूँ कि लोग बातें करेंगे, लेकिन हमारी शादी हो जाएगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे हैरत हुई थी। कहने लगा मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। शालिनी तुम्हें अपने बारे में अब खुद ही सोचना चाहिए। हॉस्टल में रहो और अपनी पढ़ाई पूरी करो।
और अपना भी करियर बनाओ। मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें नहीं चला सकता। आई एम सॉरी। यह सुनकर मैं रोने लगी थी। मैंने कहा, प्रभात, मैं अकेली नहीं चल सकती हूँ। आप जानते हैं, बचपन से अब तक तुम्हारी उंगली पकड़कर ही चली हूँ। वह कहने लगा, मैं बचपन से तुम्हारी खातिर कुर्बानियाँ देता आ रहा हूँ। समझ क्या रखा है तुमने मुझे कि सारी जिंदगी तुम्हारी उंगली पकड़कर चलाता रहूंगा। मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है क्या? देखो शालिनी, मैं अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी तरह डफर नहीं हूँ जो सहारे ढूंढता फिरूं। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, कहने लगा, भगवान के लिए अपनी जिंदगी बनाओ और मुझे भी जीने दो। मैं रोए जा रही थी। कहने लगा, कल अपना सामान पैक कर लेना, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ आऊंगा और यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन भी करा दूंगा। कुछ दिन में ही मुझे सब कुछ यहाँ से निपटा कर चले जाना है। यह कहकर वह जा चुका था और मैं फुट-फुट कर रो रही थी। ठीक ही तो कह रहा था प्रभात, आखिर मैं उसकी लगती ही क्या थी जो वह मेरे लिए अपने करियर को दौड़ पर लगाता। सुबह रोते रोते मैं घर से निकली थी। चाची क्या गई? प्रभात ने भी आंखें बदल ली थी। मैं जानती थी एक लड़की के लिए यह बात बहुत मुश्किल होती है कि अपने मुंह से शादी की बात करना, लेकिन मैंने की थी और उसने मुझे जलील करके रख दिया था। मैं तो आज तक चाची के बगैर सोई तक नहीं थी और फिर हॉस्टल में रहना मुझे एक बहुत बड़ा इम्तिहान लग रहा था। लेकिन मुझे अपने बारे में खुद ही सोचना था। मेरा दाखिला यूनिवर्सिटी में हो चुका था और 2 दिन से मैं हॉस्टल में रह रही थी। मेरे कमरे में मेरी एक रूममेट भी थी जिसका नाम नैना था, कहीं जॉब करती थी। मुझे यूँ रोता देखकर पहले तो वह नजरअंदाज करती रही, फिर कहने लगी, तुम 2 दिन से क्यों रोए जा रही हो? मैंने कहा, मेरी चाची मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई है। मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़ गई थी। मैं बड़ी बदनसीब लड़की हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगी, वह हैंडसम लड़का तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया था, वह कौन था? मुझे तो अब प्रभात से नफरत होने लगी थी। मैंने कहा, नाम मत लो उसका, 1 नंबर का बेगैरत है, बेशर्म गधा। जानता था मुझे उसके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भी मुझे यहाँ हॉस्टल में फेंक कर चला गया। किसी और लड़की से मोहब्बत करता है, भगवान करे वह लड़की उसे कभी ना मिले, उसकी दूसरी जगह शादी हो जाए और प्रभात उसको याद कर करके रोता रहे। मुझे जितना प्रभात पर गुस्सा आता उतना कम था। मैं बिल्कुल बेसहारा होकर रह गई थी। नैना मेरे पास आकर बैठ गई, कहने लगी, ओहो तुम तो वाकई बहुत दुखी हो। एक तो तुम्हारी माँ और चाची नहीं रही, फिर उसने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अच्छा यह बताओ कि उसने तुमसे वादे किए थे कि वह तुम्हारा हमेशा साथ निभाएगा। तो मैंने ना में सिर हिला दिया। फिर उसने पूछा कि उसने कभी तुमसे कहा था कि वह तुमसे मोहब्बत करता है। मैंने तब भी ना में सिर हिला दिया। कहने लगी, अगर वह तुमसे मोहब्बत नहीं करता और कभी उसने तुमसे वादे भी नहीं किया तो तुम कैसे उसे धोखेबाज कह सकती हो? मैंने कहा, मोहब्बत नहीं थी उसे मुझसे, बस मेरी मजबूरी थी, मुझे सहारे की जरूरत थी। उसे चाहिए था कि मुझे सहारा देता। मेरी बात सुनकर नैना कहने लगी, तुम्हारी बात सुनकर मुझे नहीं लगता कि उस लड़के की कोई गलती है। उसकी भी अपनी जिंदगी है और उसने सही कहा, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। यह सुनकर मुझे नैना पर भी गुस्सा आने लगा। खैर मुझे पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना सारा फोकस अपनी पढ़ाई की तरफ कर लिया। लेकिन अब भी मेरा वही हाल था। मेरा हॉस्टल यूनिवर्सिटी से काफी करीब था। जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी से वापस आती सीधा हॉस्टल के कमरे में घुस जाती, कहीं भी बाहर आती जाती नहीं थी। कई बार नैना मुझसे कह चुकी थी कि मेरे साथ मार्केट जाया करो, अपने लिए कुछ खरीद लिया करो। बाहर जाते समय प्रभात मेरा अकाउंट खुलवा गया था, ATM कार्ड भी बनवा कर मुझे दिया था। कहने लगा, पैसों की जरूरत हो तो इस कार्ड से निकाल लेना। मैंने कहा, मुझे आपके एहसान की जरूरत नहीं है। मेरी बात पर कहने लगा था, उधार समझ कर ले लो, जब तुम कमाने लगोगी तो वापस लौटा देना। लेकिन अभी तक मुझे उसके पैसों की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। बस उस समय इतनी बेबस थी कि उस आदमी से पैसे लेने से इनकार भी ना कर सकी थी। फिर मैं फिजूल खर्ची भी नहीं करती थी, ना ज्यादा कपड़े खरीदती, ना ही कोई और ज्यादा सामान। मेरी दोस्ती यूनिवर्सिटी के कई लड़कियों से होने लगी। वह अक्सर यूनिवर्सिटी के बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाती थी, शॉपिंग करती। एक बार मुझे भी अपने साथ ले गई। पहली बार मैं यूं अकेली अपने दोस्तों के साथ आई थी, लेकिन सामने ही मैंने प्रभात को एक लड़की के साथ बैठे हुए देखा था। उसके साथ बैठा हंस रहा था, बातें कर रहा था। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर मुझे जितनी हैरत होती है उतनी कम थी। वह तो कह रहा था कि उसे अमेरिका जाना है।
वहीं उसकी जॉब लग गई है, लेकिन वह तो यही हिंदुस्तान में बैठा अपनी गर्लफ्रेंड से बातों में बिजी था। इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला था। मैं वहाँ रुकी नहीं, फौरन भागती हुई वापस आ गई थी। मेरी दोस्त मुझसे पूछती रह गई, लेकिन मैं वापस चली आई थी। उस दिन मैं खूब रोई थी। उस इंसान ने मुझसे झूठ बोला था कि वह अमेरिका जा रहा है, लेकिन वह यही था। शायद वह मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने मुझे घर से निकाल दिया। जिससे मोहब्बत करता था उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। मुझसे तो आज तक कभी उसने सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। मुझे चाची की याद आने लगी, वही मेरी अपनी थी। यह आदमी तो शुरू से ही मुझसे नफरत करता था। कुछ हफ्ते बाद उसकी कॉल आई, लेकिन मैंने उसका फोन उठाया ही नहीं। कई बार उसकी कॉल आई, लेकिन मैंने उसका फोन नहीं उठाया। मुझे अब उस इंसान से कोई संबंध नहीं रखना था। मैं सोच चुकी थी कि जल्दी ही अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब करूंगी और उसकी पाई पाई लौटा दूंगी। मुझे उसका एहसान नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजा खटका था और दरवाजा खुला तो नौकरानी खड़ी हुई थी। कहने लगी, इंचार्ज ने तुम्हें नीचे बुलाया है। मैं नीचे गई तो कहने लगी, प्रभात नाम के लड़के की कॉल आई है, बात करो उसे। मैंने कहा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, उससे कह दे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। हालांकि फोन ऑन था और यह आवाज उस तक पहुँच चुकी थी, लेकिन मुझे अब परवाह नहीं थी। इंचार्ज मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, दोबारा इनका फोन आया तो मुझे मत बुलाना, मेरा कोई रिश्ता नहीं है इस आदमी से। मैं बहुत गुस्से में थी। यह कहकर ऊपर आ गई। कुछ घंटे बाद ही इंचार्ज ने मुझे दोबारा नीचे बुलाया। कहने लगी, सामने बैटिंग रूम में जाओ, मैं अभी आती हूँ। मैं सामने कमरे में जैसे ही दाखिल हुई तो सामने प्रभात बड़े गुस्से से खड़ा था। मुझे ही देख रहा था। मैं नहीं जानती थी कि इंचार्ज ने मुझसे झूठ बोलकर मुझे वहाँ भेजा है। मैं वहीं दरवाजे पर खड़ी रही। कहने लगा, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा, लेकिन मुझे नहीं करनी एल। वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैंने कहा, तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो। मेरी बात सुनकर उसे गुस्सा आया था। कहने लगा, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? मैंने कहा कि मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से गुजारने दे। मेरी बात सुनकर वह गुस्से से तप उठा। कहने लगा, मैंने तुम्हारी जिंदगी में दखलंदाजी करने के लिए तुम्हें कॉल नहीं की थी। तुमसे यह पूछना चाहता था कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मैंने कहा, नहीं चाहिए मुझे आपका एहसान। बस कुछ ही महीने में मेरा रिजल्ट आएगा और मैं खुद जॉब कर लूंगी। मेरी बात सुनकर उसने कुछ देर मुझे देखा था, फिर अपनी जेबों में हाथ डालकर कहने लगा, ठीक है, अच्छा है कि तुम अपने बारे में कुछ सोच रही हो, लेकिन मेरी मजबूरी मेरी मासी की आखिरी वक्त में कही हुई बात है। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूं, इसलिए मेहरबानी करके जब मैं तुम्हें कॉल करूं तो फोन उठा लिया करो। इतना फ्री नहीं हूँ मैं कि तुम्हारे पीछे बार बार हॉस्टल के चक्कर काटता फिरूं। मैंने कहा, वाकई आप फ्री नहीं हैं। आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने से फुर्सत हो तो आपको कुछ नजर आए। यह बात सुनकर उसने अचानक ही मुझे देखा था। मैं यह बात कहकर वहाँ से चली गई थी। कुछ दिन बाद मेरा रिजल्ट आया था और मेरी उम्मीद से कहीं अच्छा था। मैंने फौरन ही जॉब की तलाश शुरू कर दी। एक ऑफिस में मुझे जॉब मिल भी गई थी, लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी। लेकिन उस वक्त इतने पैसे भी मेरे लिए बहुत है। मैं नहीं चाहती थी मुझे और भी प्रभात का कोई एहसान लेना पड़े। जैसे ही मेरी जॉब लगी, मैंने प्रभात को कॉल की। पहली घंटी पर उसने फोन उठाया था। मैंने कहा कि आपको अगर फुर्सत मिले तो मुझसे मिलने आ जाइएगा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। यह कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। अगले ही दिन वह मुझसे मिलने हॉस्टल आया था। मैंने उसका एटीएम कार्ड उसके सामने रख दिया और खुद कुर्सी पर बैठ गई। उसने एक नजर एटीएम कार्ड को देखा और दूसरी तीखी नजर मुझ पर डाली थी। कहने लगा, यह क्या है? मैंने कहा, मेरी जॉब लग गई है, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने इसमें से बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए हैं, बस जरूरत के ही कुछ पैसे खर्च किए हैं और उसका हिसाब भी मैंने लिख रखा है। धीरे धीरे मैं सारे पैसे चुका दूंगी। कहने लगा, तुमने जॉब शुरू कर दी? किस कंपनी में जॉब कर रही हो? तुमने मुझे बताने की भी जरूरत नहीं समझी। मैं तो पहले ही तुम्हारे लिए जॉब की बात कर चुका था। कहाँ जॉब की है तुमने? उसने मेरी किसी भी बात को अहमियत नहीं दी थी, लेकिन मुझे उसकी सिफारिश की जॉब की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने कहा, बचपन से अब तक बहुत एहसान कर लिए आपने मुझ पर, लेकिन अब बेफिक्र रहे, बहुत जल्दी आपको सब कुछ लौटा दूंगी। कहने लगा, यह बेकार की बातें सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ।
जो तुमसे पूछ रहा हूँ बस उसका जवाब दो। कहाँ जॉब की है तुमने? मुझसे पूछे बगैर तुम कुछ भी कर लोगी? मैंने कहा कि आप ये हक नहीं रखते, मैं अपना फैसला करने में आजाद हूँ। समझे आप, और आप भी यही चाहते थे। मेरी बात सुनकर वह गुस्से से मुझे देखने लगा, कहने लगा भाड़ में जाओ तुम। यह कहकर वह खड़ा हो गया। मैंने कहा जाते हुए अपना एटीएम कार्ड ले जाइएगा। मेरा यह कहना था कि उसके कदम रुक गए थे। उसने पलटकर मुझे बड़े ही गुस्सैली नजरों से देखा था। कहने लगा शालिनी, मैं बहुत ज्यादा बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम्हारी इस कार्ड को अपने पास रखो, समझी? यह कहकर वह वहाँ से चला गया। आज मेरे दिल को कुछ सुकून मिला था। मैंने अपने दिल की सारी नाराजगी, सारा गुस्सा निकाल लिया था और फिर ऑफिस जाने लगी थी तो मुझे अपने कपड़ों का भी ख्याल आने लगा। इसलिए मैंने उधर की नियत से उसी एटीएम कार्ड से पैसे निकाले कि बाद में उसे वापस कर दूंगी, और अपने कपड़े और जरूरत का सामान लिया। लेकिन जैसे ही अगले दिन में ऑफिस पहुंची तो बॉस ने मुझे फौरन से अपने कमरे में बुलाया था। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो सामने प्रभात को बॉस के साथ बैठे देखकर मेरे तो तलबों पर लगी और सर पर जाकर बुझी थी। यह आदमी यहाँ भी पहुँच गया था। इसे क्या तकलीफ थी जब ये मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर कर चुका था, तो क्यों मेरे फैसले अपने हाथ में रखना चाहता था मुझे देखकर? बॉस कहने लगा शालिनी जी अंदर आइए और बैठिए। आपने बताया क्यों नहीं कि आप प्रभात की रिलेटिव हैं? अगर आप मुझे बता देती तो मैं आपको एक अच्छी जॉब दे देता। मैं उस आदमी का कोई एहसान लेना नहीं चाहती थी। पता नहीं वह क्यों आया था, क्या जताना चाहता था मुझ पर, शायद अपना एक और एहसान। बॉस प्रभात से कहने लगे कि यार तुम बेफिक्र रहो, शालिनी को मैं बहुत कुछ सिखा भी दूंगा और एक अच्छी पोस्ट भी दे दूंगा। अगर मुझे मालूम होता कि यह तुम्हारी रिलेटिव है तो तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। प्रभात कहने लगा चलो अब तो पता चल गया ना, बस इसका जरा ख्याल रखिएगा, बड़ी ही पागल सी लड़की है। बॉस कहने लगा जरूर, बस तुम बेफिक्र हो जाओ। प्रभात वहाँ से जा चुका था, लेकिन मैं भी सोच चुकी थी कि यहाँ जॉब नहीं करूँगी लेकिन फिलहाल तो मेरे हाथ में कोई दूसरी जॉब नहीं थी। बॉस ने ऑफिस की ही एक लड़की को मेरे पास भेजा जो मुझे ऑफिस के काम सीखने में मदद करने लगी। कंप्यूटर, लैपटॉप, काफी कुछ मुझे सिखा रही थी। लेकिन इसी दौरान मैंने दूसरी जगह भी अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। मैं चाहती थी जैसे ही मेरी कहीं और जॉब लगे मैं यह जॉब छोड़ दूंगी। एक दिन मैं ऑफिस से वापस आई तो नैना मार्केट जाने के लिए तैयार थी। कहने लगी चलो ना मेरे साथ शालिनी, मुझे अपने गांव जाना है और सबके लिए तोहफे लेने हैं, मेरी मदद कर देना। मैं उसके साथ मॉल में चली गई। उसके साथ साथ मैं अपनी भी शॉपिंग कर रही थी कि एक दुकान पर मैंने उसी लड़की को प्रभात के साथ देखा था। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं उसकी नजरों में ना आऊं तो अच्छा है। उस लड़की को देखकर मेरे अंदर आग सी लगने लगी थी और ऐसा क्यों था मैं नहीं जानती थी। लेकिन प्रभात मुझे देख चुका था, फौरन से मेरे पास आ गया। वह लड़की भी उसके साथ ही थी। कहने लगी श्रेया यह मेरी कजन है शालिनी। वो बड़ी खुश दिली से मेरी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन मैंने उसे हाथ नहीं मिलाया था। मैंने कहा कुछ भी नहीं हूँ मैं इसकी, सॉरी। यह कहकर मैं नैना के पास चली गई। उस लड़की का चेहरा उतर गया था। उसने अपना बड़ा हुआ हाथ पीछे कर लिया और प्रभात मुझे गुस्से से घूरे जा रहा था। मैंने कहा नैना जल्दी करो यार, मुझे लेट हो रहा है। हालांकि मुझे कोई काम नहीं था, लेकिन मुझे प्रभात पर यह जाहिर करना था कि वह मेरे लिए कुछ भी अहमियत नहीं रखता और उसकी गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखती। मैं जानती थी वह गुस्से से पागल हो रहा होगा और यह सोचकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि उसकी फ्यूचर में होने वाली पत्नी को मैंने उसकी औकात दिखा दी थी। मैंने नैना से कहा जल्दी करो, बाकी की शॉपिंग बाद में कर लेना। मैं उसे घसीटते हुए बाहर ले आई। कहने लगी तुम्हें किस चीज की जल्दी थी? मैंने कहा बस मैं थक गई हूँ, वापस चलो। मैं नैना के बिगड़े हुए मूड को भी नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन जैसे ही हॉस्टल आई मुझे प्रभात की कॉल आने लगी। मैंने फोन उठाया। कहने लगा मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस कदर बदतमीजी पर उतर आओगी। एक हाथ मिलाने की फुर्सत नहीं थी तुम्हें। श्रेया क्या सोच रही होगी तुम्हारे बारे में कि मेरी रिलेटिव होकर तुम इतनी बदतमीज हो। मैंने कहा बड़ा दुख हो रहा है आपको। इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन हाँ आपके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। आपकी मोहब्बत को तकलीफ जो हुई थी, लेकिन क्या है ना मिस्टर प्रभात कि मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। यह कहकर मैंने फोन बंद कर दिया।
आज मेरे दिल को बहुत सुकून था। इस वक्त वह गुस्से से ही सही लेकिन मेरे बारे में ही सोच रहा होगा। सुबह सुबह मुझे एक और खुशखबरी मिल गई कि जहां मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था वहां से कॉल आ चुकी थी। इस बार मेरा एक्सपीरियंस भी पहले से ज्यादा था, इसलिए मेरी जॉब लग गई थी। तनख्वाह भी अच्छी थी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वह बॉस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नई उम्र का नौजवान था, यही कोई प्रभात की उम्र का। उसने कहा था कि कुछ ही दिन बाद मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी पर लग जाना, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। लेकिन मैं पहले ही नौकरी छोड़ चुकी थी, इसलिए उस नौकरी के लिए भी तैयार हो गई। प्रॉब्लम यह थी कि मुझे अब उसके साथ हर मीटिंग में जाना पड़ता था। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में उसके क्लाइंट्स के साथ मिलना पड़ता था। पहले पहले तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर कहने लगा प्लीज आप अपना ड्रेस अब थोड़ा चेंज करें। इस तरह लंबा सा कुर्ता और दुपट्टा लेने से मेरे बिजनेस को बहुत नुकसान हो रहा है। आपको इस बात का अच्छी तरह अंदाज होना चाहिए कि आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं और मीटिंग में सामने आने वाले क्लाइंट्स पर्सनल सेक्रेटरी को बहन जी टाइप का देखना पसंद नहीं करते। मैं यह नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस आदमी ने मुझे जॉब के लिए लाखों की ऑफर की थी और यह मेरे लिए बहुत ज्यादा थे। मैं कुछ सालों में ही प्रभात का सारा पैसा उसके मुंह पर मार सकती थी, इसलिए मैंने नौकरी ज्वाइन की थी और उसी की इच्छा के अनुसार मैंने थोड़ा फैशनेबल कपड़े भी पहनना शुरू कर दिए थे। अब जीन्स और शॉर्ट टॉप पहनने लगी थी, बालों को भी खुला छोड़ दिया था। इन दिनों मेरे बॉस की बेबाक नजरें मुझ पर उठने लगी थी। कभी वह मीटिंग के बीच मेरा हाथ पकड़ लेता, कभी मेरी तारीफें करने लगता। एक बार मैं उसके साथ मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट गई थी कि मेरी नजर प्रभात पर पड़ गई। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां बैठा था, बातों में बिजी था। उसने मुझे देखा लेकिन फौरन ही नजर हटा ली। अब मुझसे से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन अचानक ही शायद उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया था। उसने दोबारा पलटकर मुझे देखा। मेरा हुलिया पूरा चेंज था और इसीलिए शायद उसने मुझे चौंक कर देखा था। मेरा बॉस अपने क्लाइंट से बात कर रहा था, साथ ही साथ मेरा हाथ भी पकड़े हुए था। मेरी नजर प्रभात पर पड़ी तो मेरे हाथ की तरफ ही देख रहा था, जो कि मेरे बॉस के हाथ में था। उसका चेहरा और आंखें न जाने क्यों लाल हुई थी। फौरन से उठकर मेरे पास आया, कहने लगा शालिनी उठो यहाँ से, कौन है यह आदमी। उसके गजबनाक शब्दों पर मेरा दिल जोर से धड़का था, क्योंकि इतने गुस्से में मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था जितने गुस्से में वह आज था। मेरा बॉस खड़ा होकर ना समझी से उसे देखने लगा। कहने लगा मिस्टर आप कौन है। वह कहने लगा यह मेरी रिलेटिव है और मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊंगा। बॉस कहने लगा देखिए मिस्टर, अभी मीटिंग में हम लोग बिजी हैं, आपको कोई घरेलू बात करनी है तो आप बाद में करना। फिर प्रभात मुझसे कहने लगा शालिनी तुमने पहली नौकरी छोड़ दी और यह जॉब कर ली, तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैंने कहा आपको सुनाई नहीं दे रहा कि हम लोग मीटिंग में बिजी हैं, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ये कहना था कि उसने मुझे बाजू से पकड़ा, कहने लगा चलो मेरे साथ, आज तुम्हारा दिमाग ठीक करके रखूंगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। यह सुनकर मेरा बॉस और सामने बैठे आदमी भी खड़े हो गए। कहने लगे आप कैसे किसी लड़की के साथ में बदतमीजी कर सकते हैं। वह कहने लगा है मिस्टर अपने काम से काम रखो तो ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा प्रभात छोड़ो मुझे, तुम होते कौन हो मेरे साथ जबरदस्ती करने वाले। मेरी जिंदगी है, जिसके साथ चाहे जाऊं और जो जब चाहे करूं। वह कहने लगा शट अप शालिनी, अगर एक शब्द भी तुम्हारी जबान से निकला तो जान से मार दूंगा तुम्हें। अच्छी दादागिरी थी उसकी, ना ही मुझे पूरी तौर पर अपनाता था ना ही मुझे छोड़ता था। कौन होता था वह मुझ पर हक जमाने वाला। जब मुझसे शादी नहीं कर सकता था तो मुझ पर रोब क्यों जमा रहा था। जी में आया कि उसका गुस्से से जवाब दूं, लेकिन वह जिस कदर गुस्से में था मैं डर गई थी कि कहीं वह सचमुच ही मुझे जान से मार ना बैठे। मुझे बाहर रेस्टोरेंट से लेकर आया, गाड़ी खड़ी थी, फ्रंट डोर खोलकर उसने मुझे धकेलते हुए बिठाया था और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बड़ी ही रफ ड्राइविंग कर रहा था। मैंने कहा गाड़ी धीरे चलाओ, कहने लगा शट अप। हैरत मुझे उस समय हुई जब वह मुझे चाची के घर लेकर आया था। दरवाजा खोला और मुझे मेरे कमरे में ले जाकर धकेलकर बेड पर फेंका था। मैं फौरन से खड़ी हो गई। कहने लगा किससे पूछकर तुमने जॉब को बदला है और यह क्या पहन रखा है तुमने, और वह आदमी कौन होता था तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला।
बड़े गुस्से से वह मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा यह मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूँ गुजारूं, तुम कौन होते हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले। कि तभी उसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था कि मैं बेड पर जाकर गिरी थी। कहने लगा मेरी गलती थी जो मैंने तुम जैसी बेवकूफ लड़की को समाज में चलने के लिए छूट दे दी। मुझे लगा था कि तुम जिंदगी के उतार चढ़ाव समझने की कोशिश करोगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम तो बेशर्म हो गई हो, मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। मैंने कहा आपको क्या लगा मैं ऐसे ही जिंदगी गुजारना चाहती हूँ जैसी आप चाहते हैं। मुझे भी हक है अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। यह कहकर मैं रोने लगी। प्रभात कहने लगा अगर एक और थप्पड़ मेरे हाथ से नहीं खाना चाहती हो तो अपनी जबान बंद रखो, आज तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम पर कितना हक रखता हूँ। यह कहकर वह बाहर चला गया। मैं रोए जा रही थी। घर आते ही मुझे चाची की याद सताने लगी। कैसे उनके जाने के बाद इस आदमी ने मुझे बेसहारा करके इस घर से निकाला था और मुझसे झूठ बोला था कि वह विदेश जा रहा है, बल्कि वह तो इसी घर में रह रहा था, बस मुझे निकालना चाहता था और अब मुझ पर रोब जम रहा था। कुछ देर बाद जब आया तो उसके हाथ में डिब्बा पकड़ा हुआ था, काफी बड़ा था। बेड पर पटक कर कहने लगा पहनो इसे, आज तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ तुम्हारा। मैंने वह जब डिब्बा खोल कर देखा तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत शादी का लहंगा था। मैं तो जितनी हैरान होती उतना कम था। कहने लगा इसे पहनकर तैयार हो जाओ। मैं समझ गई थी कि वह मुझे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता है ताकि मुझे अपना बदला ले सके। मैंने कहा मुझे आपसे शादी नहीं करनी, वैसे भी आप किसी और से मोहब्बत करते हैं, मैं कभी भी आपसे शादी नहीं करूँगी। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर कहने लगा तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, शादी तो मेरी तुमसे हो चुकी है। यह सुनकर मैं जितना भी हैरान होती उतना कम था। मुझे अच्छी तरह याद है ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं। वह कहने लगा झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हें याद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे पापा ने अमेरिका जाने से पहले ही तुम्हारी और मेरी शादी करवा दी थी और मासी भी और मौसा भी शादी से राजी थे। हाँ मैं मानता हूँ शादी की कोई अहमियत नहीं थी, बचपन में हम लोगों की शादी कराई गई थी, लेकिन मैं दिल से तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर चुका था। तुम उस समय बहुत छोटी थी, 4-5 साल की थी, इसलिए तुम्हें याद नहीं होगा। मासी भी तुम पर इसीलिए फिदा नहीं थी, वह भी जानती थी कि तुम हमेशा उनके पास रहोगी। मुझे भी शादी के बारे में शुरू में कुछ याद नहीं था और चाची ने मुझे कभी बताया भी नहीं था। वह कहने लगा कि मासी ने इसीलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बचपन में तुम्हें इस तरह की बातें बताई जाए। लेकिन अपने मरने से कुछ दिन पहले मासी ने मुझे यही कहा था, शालिनी के साथ पूरी रस्मों रिवाज से शादी करके उसे अपना लेना। मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, वरना मैं खुद अपने हाथों से उसे अपनी बहू बना कर लाती। मैं चाहता तो तुम्हें शादी करके इस घर में रख सकता था, लेकिन मैं चाहता था तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि तुम बहुत ही डरपोक टाइप की लड़की थी। बात बात पर रोने वाली लड़कियां मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा करना चाहता था। मुझे लगा शायद चाची तुम्हें बता चुकी होगी कि तुम्हारी और मेरी बचपन में ही शादी हो गई थी, लेकिन जब तुमने मुझसे शादी की बात की तो मैं समझ गया कि मासी को शायद ऐसा मौका मिला ही नहीं। मेरे पास यह एक ही मौका था, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं चाहता था तुम हॉस्टल में रहो, तुम्हें दुनिया के रंग ढंग का पता चले, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब है कि मुझे बेवकूफ पत्नी ही मिलनी थी। चलो अब इसे पहन लो ताकि मासी का आखिरी सपना भी मैं पूरा कर दूं। मैंने कहा फिर वह लड़की कौन थी जो आपकी गर्लफ्रेंड है? मेरी बात सुनकर वह कहने लगा तुम्हें अभी तक उसी से प्रॉब्लम है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वह लड़की मेरी ऑफिस में काम करती थी, मेरी अच्छी दोस्त है और शादीशुदा भी है। उसका पति भी मेरा दोस्त है, तुम्हारी तरह छोटी सोच की मालिक नहीं है वह लोग। मिलवाऊंगा तुम्हें उनसे किसी दिन। खैर अभी तुम जाओ और तैयार हो जाओ, पंडित जी कुछ ही देर में आने वाले हैं। लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं कहाँ पर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, आप सिर्फ चाची का सपना पूरा करना चाहते हैं। वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया, कहने लगा अब भी तुम्हें मोहब्बत का विश्वास दिलाना पड़ेगा शालिनी।
तुम्हारा हाथ किसी अजनबी के हाथ में देखकर मैं पागल हो गया था। उसे तुम्हारे साथ देकर मेरे सर पर खून सवार था। शुक्र करो कि वह मेरे हाथों मरा नहीं, वरना मेरा जी तो जा रहा था कि उसका गला दबा दो। खैर, बाकी की मोहब्बत में तुम्हें आज की रात दिखा दूंगा कि कितनी मोहब्बत है तुमसे। कहते हुए उसकी आंखों में खुमारी उतरने लगी थी। उसकी यह बात सुनते ही मेरी नजरें झुक गई थी। वह हंसने लगा, कहने लगा, जल्दी से तैयार हो जाओ। वह कमरे से जा चुका था, लेकिन उसके कुछ ही शब्द मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट पर बिखेर गए थे।